नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, तो ये डेली आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं बिना फालतू बातें किए, बिना कुछ किए। तो साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास हम लोग यहाँ करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने के चांस रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो साथियों, सबसे पहली जानकारी है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2020 में प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। जो हमारा शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2020 में प्रधानमंत्री का संबोधन था, वो क्या था। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि शंघाई शिखर सम्मेलन, शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन, जिसे हम लोग शार्ट में SCO भी कहते हैं। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2020, शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया था। आयोजन रूस में किया गया था साथियों। इसका आयोजन रूस में किया गया। और साथियों, अगर हम बात करें कि हमारे भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता, अगर हम अपने भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता की बात करें तो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी भारत की तरफ से इसकी, यह रूस के साथियों ताशकंद में आयोजित किया गया था। रूस के ताशकंद में इसका आयोजन किया गया था। रूस के ताशकंद में इसका आयोजन किया गया। आयोजन रूस के ताशकंद में किया गया। आज मिस्टेक हो रही है। हमारे भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी किए। ठीक साथियों, और अगर हम लोग बात करें कि इसमें इसके लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसमें संबोधन दिया वर्चुअल माध्यम से। तो साथियों, हम बताएं तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हमारा शंघाई सहयोग संगठन है उसका भारत का घनिष्ठ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहा है। हमारे पूर्वजों ने इस साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अपने अथक और निरंतर संपर्कों से जीवित रखा है। साथियों, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि परिवर्तन में वो स्थिरमस्ति, अर्थात परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है। भारत 2021 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक गैर अस्थायी सदस्य के रूप में भाग लेगा। हमारा ध्यान वैश्विक शासन विधि में संभावित बदलाव लेने पर केंद्रित होगा। साथियों, ये हमारी 18वीं काउंसिल की जो है अध्यक्षता थी, या तो कहें बैठक थी। इसका ये जो आयोजन हुआ था, ये राष्ट्र प्रमुखों के, कई देशों के राष्ट्र प्रमुख या कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। और यह आयोजन जो हुआ था, यह 18वीं परिषद का आयोजन था। इसके आयोजन की अगर बात करें तो यह 18वीं परिषद का आयोजन, परिषद का
आयोजन था, जो यह रूस के ताशकंद में किया गया। साथियों, इसके बारे में और मैं आपको बताऊं कि इसकी जो 19वीं परिषद की बैठक होगी या आयोजन होगा, इसकी जो 19वीं परिषद का आयोजन होगा वह भारत में पहली बार आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन भारत में पहली बार किया जाएगा। और साथियों, अगर हम बात करें कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, ये जो शंघाई सहयोग संगठन है, अर्थात ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई सहयोग संगठन का भारत सदस्य कब बना? तो भारत इसका सदस्य की अगर बात करें तो भारत इसका सदस्य 2017 में बना। ठीक, अगर भारत की बात किया जाए तो भारत इसकी सदस्यता 2017 में लिया। लेकिन अगर ऑफिशियली अगर ऐलान की बात किया जाए तो ऑफिशियली की बात है तो ये 24 जून 2016 को भारत शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य 24 जून 2017 को, कब? 24 जून 2016 को, 24 जून 2016 को बना। शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य भारत 24 जून 2016 को इसका सदस्य बना। साथियों, अगर हम बात करें कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 2002 में किया गया। कब? 2002 में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, जिसे शॉर्ट में हम SCO भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? SCO की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 2001 में किया गया। इसकी स्थापना इसलिए किया गया कि दोनों देश आपसी संबंधों और शांति के लिए आपस में बातचीत कर सकेंगे, विचार विमर्श कर सकेंगे और उसके लिए अपनी एक अलग रणनीति बना सकेंगे कि इसके लिए हमें किस प्रकार से हमें और आपको मिलकर आपसी सहयोग के लिए, शांति के लिए, दोनों देशों के बीच किसी भी प्रकार का आतंकवादी या किसी भी प्रकार की असामयिक घटना ना हो, इन सारी चीज़ों की वार्तालाप के लिए सभी राष्ट्राध्यक्ष जितने भी देश होते हैं, इसमें इसके सदस्य देशों की अगर बात करें तो इसके जो है सदस्य देशों की बात करें तो इसका सदस्य देश चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान हैं। इसके सदस्य देश की अगर बात करें तो इसके सदस्य देश की अगर बात करें तो चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान हैं। भारत को इसकी सदस्यता 24 जून 2016 को मिली। ठीक, अगर शंघाई सहयोग संगठन के मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। शंघाई सहयोग संगठन के मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय बीजिंग में है। ठीक, इसका आयोजन रूस इस बार किया है। तो साथियों, अगर हम लोग रूस की बात कर रहे हैं तो अगर रूस की राजधानी की बात करें तो मॉस्को होगा। रूस की राजधानी की बात करें, अगर रूस की बात कर रहे हैं इसलिए इसके राजधानी के बारे में भी हमें जान लेना चाहिए।
रूस की राजधानी मॉस्को। और रूस के सबसे बड़ा नगर की अगर बात करें, रूस के सबसे बड़े नगर की बात करें, सबसे बड़ा नगर तो वह भी मॉस्को ही होगा। रूस के अगर सबसे बड़े नगर की बात करेंगे तो वो भी मॉस्को होगा। भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा रूसी भाषा होगी। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ की रूसी भाषा होगी, रूसी लैंग्वेज। और अगर मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा रूबल होगी। क्या होगी? रूबल यहाँ की मुद्रा होगी। करेंसी की बात करें तो रूबल यहाँ की करेंसी होगी। ठीक साथियों, ये जानकारी रूस के बारे में थी। रूस के बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त किए। अब साथियों, अगर अगली जानकारी की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री 12 नवंबर को JNU अर्थात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है आप लोगों को। आप लोग अपनी नोटबुक में नोटिस किया करिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर के आजकल के टाइम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ये एक ट्रेंड बन चुका है। और आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, ख़ास तौर पे सी टेट जो 31 जनवरी 2021 को जिसका एग्ज़ाम है उसे भी टारगेट करके क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो साथियों, अगली जानकारी है कि प्रधानमंत्री 12 नवंबर को प्रधानमंत्री 12 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अर्थात JNU विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। क्या करेंगे? अनावरण करेंगे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री 12 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ठीक साथियों, ये जानकारी थी। हमारे अगर स्वामी विवेकानंद की बात किया जाए तो स्वामी विवेकानंद के दर्शन और विचार की बात अगर किया जाए तो वो आज भी हमारे देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत साबित होते हैं। स्वामी विवेकानंद से हमें प्रेरणा लेने की अत्यंत आवश्यकता बीच बीच में पड़ती है और लेना भी चाहिए। ठीक साथियों, स्वामी विवेकानंद के आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि वे उनके जीवन में थे। उनके जो भी विचार थे वो बहुत ही स्वावलंबी प्रकृति के विचार उनके हुआ करते थे। अगली अगर बात करें साथियों तो हुनर हाट की शुरुआत की गई है। हुनर हाट लगभग 7 महीने के बाद लोकल के लिए वोकल थीम के साथ दिल्ली हाट पीतमपुरा में 11 से 22 नवंबर तक पुनः शुरू किया गया। हुनर हाट की शुरुआत 11 से 22 नवंबर के बीच में फिर से शुरू किया गया। ठीक, हुनर हाट लगभग 7 महीने के बाद
हुनर हाट की शुरुआत पुनः दिल्ली के पीतमपुरा में, दिल्ली के पीतमपुरा में 11 से 22 नवंबर के बीच पुनः शुरू किया गया, जिसकी अगर थीम की बात किया जाए तो उसकी थीम है लोकल के लिए वोकल, इसकी मेन थीम है। ठीक, यह दिल्ली हाट के पीतमपुरा में 11 से 22 नवंबर के बीच में फिर से शुरू किया गया। साथियों, इसमें माटी, मेटल और मचिया अर्थात लकड़ी जूट के सामान के उत्पाद प्रमुख आकर्षक केंद्र हुनर हाट में 100 से अधिक स्टॉल, मतलब ये जो स्टॉल लगता है एक तरीके से कहिए कि ये मार्केट टाइप का स्टॉल लगता है। ठीक, तो इसमें जो स्टॉल लगता है तो इसमें स्वदेशी चीज़ें, हस्तनिर्मित उत्पाद का प्रामाणिक ब्रांड यहाँ का बन गया है। ये जो स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पाद यहाँ होते हैं, ये हस्तनिर्मित उत्पाद प्रामाणिक ब्रांड के रूप में इसे घोषित कर दिया गया है। ठीक, सारी जो है यहाँ पे चीज़ें जो होती हैं वो स्वदेशी हस्तनिर्मित प्रामाणिक ब्रांड के रूप में इसे घोषित किया गया है। ऐसी जानकारी ये जो दिल्ली हाट के पीतमपुरा से 11 से 22 नवंबर के बीच में इसे पुनः शुरू किया गया, इसकी जानकारी हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी कोरोना को चुनौती को ध्यान में रखते हुए हुनर हाट में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य दिशा निर्देश का पूरी मुस्तैदी से पालन भी किया जाएगा। ये जो शुरुआत किया गया है, इसमें मुख्तार अब्बास नकवी जी ने बताया कि इसमें कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, दिल्ली हाट पीतमपुरा में 11 से 22 नवंबर तक आयोजित होने वाले हुनर हाट में मिट्टी से बने अद्भुत खिलौने होंगे इसके अंतर्गत, एवं अन्य आकर्षक उत्पाद, कुम्हार कला की जादूगरी भी इसमें होगी। साथ ही साथ मेटल से बने विभिन्न उत्पाद और देश के कोने कोने से लकड़ी, जूट, बेंत, बांस से बने दुर्लभ हस्तनिर्मित उत्पाद प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे इस दौरान। ठीक साथियों, और यह एक आत्मनिर्भर भारत के अभियान को बढ़ावा भी देगा। किस अभियान को? आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है उसे भी यह बढ़ावा देगा। साथ ही साथ साथियों अगली जानकारी है कि प्रधानमंत्री ITAT की कटक बेंच के लिए कार्यालय सह आवासीय परिसर का कल उद्घाटन करेंगे। हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो ITH की कटक बेंच के लिए कार्यालय सह आवासीय मतलब आवासीय कार्यालय परिसर का एक उद्घाटन करेंगे। इसकी बात की जाए तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 नवंबर 2020 को मतलब आज ही 11 नवंबर 2020 को 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयकर अपीली अधिकरण की कटक बेंच हेतु अत्याधुनिक कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
11 नवंबर 2020 को शाम 4:30 बजे, 11 नवंबर 2020 को शाम 4:30 बजे, शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, किसके माध्यम से साथियों? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयकर अपीली अधिकरण, आयकर अपीली अधिकरण के कटक बेंच हेतु, कटक बेंच हेतु अत्याधुनिक कार्यालय, सह आवासीय रहने की भी यहाँ सुविधा दी जाएगी। सह आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। सह आवासीय परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 नवंबर को 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयकर अपीली अधिकरण के लिए, यह बेंच किस लिए है? आयकर अपीली अधिकरण की कटक बेंच हेतु, कौन सी बेंच हेतु? कटक बेंच हेतु अत्याधुनिक कार्यालय, मतलब अत्याधुनिक कार्यालय का मतलब कई सुविधाएं उसमें उपलब्ध रहेंगी। जब रहने की व्यवस्था है तो विलासितापूर्ण व्यवस्था होगी ही वहाँ। तो कार्यालय का सह आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे कटक बेंच हेतु। ठीक साथियों, ये हमारी उस कटक बेंच के लिए कार्यालय सह आवासीय परिषद के उद्घाटन की बात यहाँ की गई है। ठीक, अब साथियों अगर अगले जानकारी की हम लोग बात करें तो अगली जानकारी के क्रम में आ रहा है कि हाल ही में कौन सी टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीत लिया है? कौन सी टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीता है? इसकी अगर बात करें हम लोग, महिला T20 का खिताब पहली बार जीता है वो कौन सी टीम है? तो इसकी बात हम लोगों को यहाँ पे करना है। ठीक, तो साथियों मैं आपको बताता हूँ कि स्मृति मंधाना की कप्तानी पारी, स्मृति मंधाना की कप्तानी पारी, स्मृति मंधाना की कप्तानी पारी, स्मृति मंधाना की कप्तानी पारी और गेंदबाजी की मदद से, ट्रेलब्लेजर्स
ने 9 नवंबर 2020 को 2 बार की चैंपियन ने 9 नवंबर 2020 को 9 नवंबर 2020 को 2 बार की चैंपियन सुपरनोवाज को 16 रन से हराकर 16 रन से हराकर पहली बार महिला T20 चैलेंज जीत लिया। पहली बार महिला T20 को जीत लिया। साथियों, जो हमारी स्मृति मंधाना जी हैं, इन्हीं की कप्तानी पारी, ये अच्छी ज़बरदस्त कप्तानी पारी खेली और गेंदबाजी की मदद से, किसकी मदद से? गेंदबाजी की मदद से, गेंदबाजी की मदद से ट्रेलब जेलर्स ने 9 नवंबर 2020 को 2 बार की चैंपियन हैं। इन्हें सुपरनोवाज की 16 रन से हराकर पहली बार महिला T20 खिताब को जीता। साथ ही साथ साथियों, मैं आपको बता दूं कि ट्रेलब जेलर्स ने 8 विकेट पर 118 रन बनाए थे। ट्रेलब जेलर्स की टीम जो थी, ट्रेलब लेजर्स की जो टीम थी, ये 8 विकेट पर 118 रन बनाई, लेकिन सुपरनोवाज की जो टीम्स थी वो 7 विकेट पर 102 रन ही बना पाई थी। आपको हम ये भी जानकारी देते हैं कि साल 2018 में ट्रेलब जेलर्स की टीम रनर अप पर रही। ठीक साथियों, और साथ ही साथ सुपरनोवाज ने ट्रेलब जेलर्स को 3 विकेट से हराकर पहली बार महिला T20 क्रिकेट चैंपियन का खिताब भी 2018 में जीता था। वहीं 2019 में वेलोसिटी की 4 विकेट से हराकर सुपरनोवाज की टीम दूसरी बार चैंपियन बनी। ठीक साथियों, ये जानकारी है। अब अगर अगली जानकारी की बात करें तो दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ का कोषाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कोषाध्यक्ष की बात कही जा रही है कि दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ के नए कोषाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगली जानकारी साथियों, दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ, दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ, दिल्ली क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों, दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में बात किया जाए तो शशि खन्ना को संघ के कोषाध्यक्ष आज मिस्टेक बहुत हो रही है, कोषाध्यक्ष के रूप में दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में शशि खन्ना को शशि खन्ना को 9 नवंबर 2020 को नियुक्त किया गया। 9 नवंबर 2020 को नियुक्त किया गया।
ठीक साथियों, और इन्हीं के बारे में अगर हम बताएं आपको तो शशि ने इस पद के लिए पवन गुलाटी को 44 मतों से हराया। शशि खन्ना जी हैं, ये पवन गुलाटी को 44 रनों से हराया। ठीक, साथ ही साथ अगर बताएं तो जो जिला क्रिकेट संघ है, जिला क्रिकेट संघ के सहायक चुनाव अधिकारी AK मेदीरात्ता ने यह घोषणा की कि कोषाध्यक्ष पद के लिए शशि खन्ना को 895 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि अगर पवन गुलाटी की बात किया जाए तो उन्हें 851 ही मत ही मिले। अगर बात किया जाए शशि खन्ना को तो 895 मत मिले। शशि खन्ना को 895 और पवन गुलाटी की बात किया जाए तो पवन गुलाटी को 851 मत मिले। पवन गुलाटी को 851 मत ही मिले। ठीक, शशि खन्ना जी ये पवन गुलाटी को कितने मतों से 44 मतों से हराकर जीत हासिल की। ठीक साथियों, साथ ही साथ आपको बताएं कि शशि खन्ना BCCI के पूर्व एक्टिंग अध्यक्ष CK खन्ना की पत्नी हैं। ठीक, अगर शशि खन्ना की बात किया जाए तो शशि खन्ना जी BCCI के जो पूर्व एक्टिंग अध्यक्ष अर्थात कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया करते थे, CK खन्ना उनकी पत्नी हैं। जबकि अगर पवन गुलाटी की बात किया जाए तो पवन गुलाटी भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज जो हैं गौतम गंभीर थे, उनके मामा हैं। ठीक, भारतीय टीम के जो पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर थे, उनके मामा पवन गुलाटी हैं। और शशि थरूर की अगर बात किया जाए तो BCCI के जो पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष पहले एक्टिंग अध्यक्ष रहे हैं, कौन रहे हैं? CK खन्ना, उन्हीं की ये पत्नी हैं। ठीक साथियों, ये जानकारी है। अब अगली जानकारी की अगर हम लोग बात करें तो इसी में अगली जानकारी आती है हमारे पास कि अगर BCCI की स्थापना की बात किया जाए साथियों तो BCCI की स्थापना दिसंबर 1928 में किया गया था। BCCI की स्थापना की बात किया जाए, BCCI की स्थापना दिसंबर 1928 को किया गया था। ठीक, अगर इसके मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई। ठीक, मुख्यालय की बात किया जाए तो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके इस समय अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं। BCCI के अध्यक्ष की बात किया जाए तो इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। सौरभ गांगुली। और इनके अगर सचिव की बात किया जाए तो सचिव अमिताभ चौधरी। BCCI के सचिव अमिताभ चौधरी जी हैं। अमिताभ चौधरी जी हैं। साथियों, इसी में अगर अगली जानकारी की बात करें तो अगली जानकारी है, हाल ही में भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची में किस देश को हटाने का स्वागत किया है। जो राज्य में प्रायोजित आतंकवाद होता है उसकी सूची में ऐसे कौन कौन से देश हैं, जिसमें से वो कौन सा देश है जिसे भारत ने उस सूची से बाहर करने के लिए, कौन सी सूची, राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से बाहर करने का स्वागत किया है। ऐसे देश का नाम हमें बताना है। ठीक, जो राज्य में प्रायोजित पहले से योजना बनाई हुई प्रायोजित आतंकवाद होता है, उस सूची में हमारे कई देश ऐसे हैं जो उस सूची में शामिल हैं। उसी सूची से बाहर करने की सिफारिश की गई है। ऐसा कौन सा देश है जिसे बाहर करने की सिफारिश की गई और उस देश को बाहर करने के लिए भारत भी स्वागत किया या समर्थन दिया।
तो साथियों ऐसे देश की बात करें तो ऐसा देश सूडान देश है। कौन सा? सूडान देश है कि भी हाल ही में भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से आतंकवाद की सूची से सूडान देश को हटाने का स्वागत किया है। कौन से देश को? सूडान देश को। सूडान को हटाने का स्वागत किया है। ठीक साथियों, भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से सूडान देश को हटाने का स्वागत किया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा है कि सूडान के साथ भारत के रिश्ते ऐतिहासिक और ख़ास भी हैं। सूडान देश जो है उसके साथ भारत के रिश्ते ऐतिहासिक हैं। ठीक, साथ ही साथ इससे पहले 27 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सूडान को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटाने की औपचारिक सूचना सांसदों को भेजी थी। साथ ही साथ अमेरिका और सूडान ने सितंबर में इस्राएल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। ठीक, ये सूडान से संबंधित। तो साथियों, यहीं अगर हम सूडान देश की बात कर रहे हैं तो सूडान देश की अगर बात कर रहे हैं तो उससे की कोई जानकारी बात करें अगर, तो सूडान देश की राजधानी खार्तूम है। सूडान देश की राजधानी की अगर बात करें तो खार्तूम सूडान देश की राजधानी है। और अगर यहाँ का सबसे बड़ा नगर की बात करें, ओमतुरम यहाँ का सबसे बड़ा नगर होगा। ठीक, और सूडान देश की अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा इसकी सूडानी पाउंड होगी। मुद्रा की बात करें, इसकी मुद्रा सूडानी पाउंड होगी। ठीक साथियों, सूडानी पाउंड इसकी मुद्रा होगी। साथ ही साथ आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इसकी जानकारी आप लोगों को देना है। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इसकी जानकारी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, सारी वीडियो इसमें जो है ये शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। सारी वीडियो में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लगभग होते हैं, सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के चांस रहते हैं। आप इसे किसी भी कीमत में कम में मत आंकिएगा। विश्व विज्ञान दिवस के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके बारे में यह बता दूं कि विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज में विज्ञान की भूमिका को रेखांकित करना। समाज में विज्ञान की भूमिका को रेखांकित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके द्वारा जन सामान्य के जीवन में विज्ञान के प्रभाव को प्रदर्शित करना होता है। इस दिन शांति एवं विकास कार्यों में विज्ञान के योगदान के बारे में जानकारी दी जाती है। किसके बारे में? शांति एवं विकास कार्यों में विज्ञान के योगदान के बारे में, मतलब विज्ञान का शांति और विकास के लिए क्या योगदान है, इसके बारे में इसकी जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जो 10 नवंबर है, इस दिन को साल 1991 में बुडापेस्ट में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और यूनेस्को द्वारा विज्ञान पर विश्व सम्मेलन के अनुसरण में मनाया गया था। जो 10 नवंबर है, इस 1999 के साल में बुडापेस्ट में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और यूनेस्को के द्वारा विज्ञान पर विश्व सम्मेलन के अनुसरण में मनाया जाता है। ठीक साथियों, अगली जानकारी है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत के सबसे लंबे
सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया। हाल ही में किस राज्य ने भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर साथियों उत्तराखंड होगा। मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में भारत के सबसे लंबे ब्रिज, ठीक, सबसे लंबे अगर ब्रिज की बात करें तो उस ब्रिज का नाम है सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन हुआ। सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन हुआ। साथियों मैं बताऊं कि उत्तराखंड में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के मौके पर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस पुल में सिर्फ प्रीतम नगर और टिहरी ही नहीं, जो प्रीतम नगर और टिहरी है, तो उन्होंने बताया उप मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत कि इस पुल पर सिर्फ प्रताप नगर और टिहरी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि देश का सबसे लंबा मोटरेबल डोबरा चांठू झूला पुल 100 से ज़्यादा गांवों को जोड़ने का कार्य करेगा। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील पर बने देश के सबसे लंबे डोबरा चांठी मोटरेबल झूला पुल विकास का बड़ा द्वार है, ऐसा त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री उत्तराखंड जी बताए, ये जानकारी दिए। अगली जानकारी साथियों है, अगली जानकारी आप लोगों को फिर से कमेंट बॉक्स में देना है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत सही। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों के कानूनी जागरूकता फैलाना होता है। जो यह राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर होता है, इस दिन को लोगों को कानूनी जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है। साथ ही साथ समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता एवं सलाह प्रदान की जाती है, ठीक, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की शुरुआत पहली बार 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्गों को सहायता एवं समर्थन प्रदान करने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम 1995 में किया गया था। किसके द्वारा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा का शुभारंभ, राष्ट्रीय विधिक सेवा के अगर शुभारंभ की बात किया जाए तो इसका शुभारंभ 1995 में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था। ठीक साथियों, ये जानकारी थी। अगली जानकारी की बात करें तो हाल ही में किस देश ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के
पहले मामले की सूचना दी, जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है। जो H1N2 वायरस है, यह कौन से देश के पहले मानव में पाया गया और पाए जाने की सूचना दी। और जो H1N2 वायरस है, यह स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है। इसका कुछ लक्षण स्वाइन फ्लू में भी पाया जाता है, जो H1N2 वायरस है। ठीक, जानकारी देते हैं हम लोग, यह कौन से देश में पाया गया सर्वप्रथम। साथियों, अभी हाल ही में कनाडा देश के कनाडा ने H1N2 वायरस, कनाडा ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी है। मामले की सूचना दी है। यह जो H1N2 वायरस है साथियों, यह स्वाइन फ्लू का दूसरा लक्षण है। मतलब इसका जो लक्षण है, यह स्वाइन फ्लू में कुछ मात्रा में पाया गया है। H1N2 वायरस जो है, यह स्वाइन फ्लू का दुर्लभ लक्षण है। यह स्वाइन फ्लू का दुर्लभ लक्षण है। ठीक साथियों, और अगर इसी में और जानकारी दें आपको, तो यह जो है, जो स्वाइन फ्लू है, एक प्रकार का यह जो संक्रमित वायरस होता है, यह ज़्यादातर मानव जीवन का एक संयोग है, जो शुगर में एक साथ मिश्रित होते हैं। मतलब यह जो है, एक सेकेंड, यह शुगर, पक्षी और मानव जीवन का एक संयोग है। ये जो वायरस है H1N2 वायरस जो है, यह शुगर, पक्षी और मानव का एक, कह लिया जाए तो, संयोग है, जो शुगर में एक साथ मिश्रित होते हैं। ये इसका वायरस जो होता है, यह मिश्रण होता है किसका? मानव का, शुगर का और पक्षी का। अगर देखा जाए तो ये सभी का लक्षण जो है, यह शुगर में पाया जाता है। किसमें? शुगर में पाया जाता है। ठीक साथियों, यह शुगर में एक साथ मिश्रित होता है। जो मानव का होता है, शुगर का होता है, पक्षी का, इन तीनों का मिश्रण शुगर में एक साथ पाया जाता है। ठीक, ये वायरस जो है H1N2 वायरस। ठीक, तो साथियों, अब आज की क्लास को यहीं हम लोग ओवर करते हैं। और आपके जो YouTube चैनल है विद्यार्थी तक, इस पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट की क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं, जो कि इस समय कंटिन्यू रूप से बाल विकास की क्लासें चल रही हैं, और दूसरा हिंदी की क्लास चल रही है, तीसरी आपकी सामाजिक विज्ञान की क्लासें चल रही हैं, अर्थात पर्यावरण की, जिसमें इतिहास का पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप सभी लोग, जो भी विद्यार्थी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे जो 31 जनवरी 2021 को सी टेट की क्लास, सी टेट की परीक्षा आयोजित की जाना संभावित है, उस परीक्षा को जो भी लोग टारगेट कर रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे आकर
आप लोग अपने प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से वहाँ पे चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो ठीक है साथियों, क्लास अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जिससे यह क्लास पहुंच सके। ठीक साथियों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।